नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बंगाल चुनाव परिणामों को दशकों के काले अध्याय का अंत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश भर में सनातन की जो प्रचंड आंधी चल रही है वो भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शंखनाद है। ये भाजपा की स्पष्ट पावर नीति अर्थात साहित्य, कला और सनातन संस्कृति की अराजकता व विभाजनकारी सोच पर विजय है। इन परिणामों ने तय कर दिया है कि जो पार्टी स्थानीय संस्कृति व सनातन आस्था को आत्मसात नहीं करती है वो जनमानस से कट जाती है। राष्ट्र विरोधी, महिला विरोधी और सनातन विरोधी जो भी दल देश के विकास और अस्मिता को रोकने का दुस्साहस कर रहे थे, जनविश्वास उन्हें चरणबद्ध तरीके से राजनीति के क्षितिज से हटा रहा है। ये नक्सलवाद के बाद दशकों के गुंडाराज व माफिया राज के अध्याय का अंत है। दक्षिण में भी हमारा वोट प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है। देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सुशासन की जीत है, ये विकास की जीत है और जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वहाँ पर मतदान किया है। डबल इंजन की सरकार बनाई है और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा देश अब भगवामय हो गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों ने आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन इसलिए दिया है कि अब ये डबल इंजन की सरकारें अब सुशासन का, विकास का, गरीब कल्याण का एक पर्याय बन चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। जहां भी कांग्रेस सरकार से बाहर हुई है फिर वहां वो लौटकर नहीं आई है और आने वाले समय में भी पूरे देश के अंदर इसी प्रकार से लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता देंगे, डबल इंजन की सरकारें चुनेंगे। सर, मुख्यमंत्री पोस्टर बॉय हो गए हैं भाजपा के, बता रहे लोग जहां जाते हैं वहां जीत दर्ज करके आ रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पूरे देश के छोटे छोटे स्थानों पर और जहां कभी भी कमल नहीं खिला वहां भी कमल खिल रहा है और पार्टी का हर कार्यकर्ता इस जीत के लिए उसको मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे गृह मंत्री जी का बहुत बड़ा वहां पर योगदान रहा, लगातार उन्होंने कैंप किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी उन्होंने भी बड़ा परिश्रम किया और उनके आते ही हमको जो है एक बड़ी जीत मिली है जहां कभी नहीं मिली। देखिए, वहीं पश्चिम बंगाल में मिली जीत की खुशी अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। ग्राम राधा कांतापुर में वरिष्ठ भाजपा नेता अमित नारंग के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। साथ ही जीत की खुशी में जमकर आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान बीजेपी समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता अमित नारंग ने कहा कि नरेंद्र मोदी की तरफ से झालमुड़ी खाया, मिर्ची टीएमसी को लगी और खेला हो गया। सर्वप्रथम तो मैं जो खेला हुए वो खेला हो गया। नरेंद्र मोदी जी का खेला पूरे देश में चल रहा है और इस बार पश्चिम बंगाल में भी नरेंद्र मोदी जी का खेला हो गया। जो उन्होंने मूड़ी खाई थी और झाल ममता बनर्जी को लगी, उसकी पार्टी को लग गई झाल, नरेंद्र मोदी जी ने मूड़ी के साथ कर दिया कमाल। नरेंद्र मोदी जी को बधाई हो कि जिन्होंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। 196 सीटों पर अभी आगे चल रही है और मुझे लगता है कि ये 200 क्रॉस करेगी। मैं वहां के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, जो पश्चिम बंगाल की माताएं, बहनें, जो युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथीगण, व्यापारी, सब लोगों ने एक इतिहास रच दिया है, एक इतिहास रच दिया है कि जिन्होंने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। जीवन के अंदर पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, देश के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं को जो भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल का बटन दबाते हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। आज अभी सब लोगों ने यहाँ ग्राम प्रधान हमारे जगजीत सिंह जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य पवित्र जी, छोटू भाई, सारे यहाँ पर लोग
राधाकांतपुर की माताएं बहनें, आप सबने अभी देखा होगा, एक जलसे के साथ निकलकर एक उत्साह दिखाई दिया है यहाँ राधाकांतपुर में बंगाली समाज के अंदर भी, कि वहां पर जाकर नरेंद्र मोदी जी ने जो पद्म फूल खिलाया है, कमल का फूल खिलाया है, उसकी आज सभी हजारों हजार करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई। आज देखिए माताएं बहनें सब लोग रोड पर आ गई हैं बधाई देने के लिए, लड्डू बांटने के लिए, आतिशबाजी हुई। मैं सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई। वहीं कांग्रेस के पूर्व राज्य दर्जा मंत्री बलवंत बोरा ने 68 विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में अपनी चुनावी सक्रियता को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र में लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं और पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो जनता की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देंगे। पार्टी में पिछले 45-46 वर्षों से कार्यकर्ता हूँ। वो पार्टी से मैंने उम्मीदवारी की, अपनी दावेदारी पेश की है। फैसला पार्टी को करना है और यदि पार्टी ने मेरे पक्ष में फैसला किया और मुझको 27 के चुनाव में विधानसभा सितारगंज से चुनाव लड़ने का अवसर दिया तो निश्चित रूप से पार्टी संगठन को और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी नेताओं को साथ लेकर के हम जनता के मुद्दों को जनता के बीच ले जाएंगे और पार्टी का समर्थन करने की उनसे अपील करेंगे। सर लेकिन चुनाव में कभी किसी व्यक्ति को टक्कर नहीं दी जाती, चुनाव में हमेशा विचारधारा को टक्कर दी जाती है और विचारधारा हमारी कांग्रेस की जो है सभी को साथ लेकर के चलने की, सभी धर्मों को, संप्रदायों को, भाषा भाषी लोगों को, विभिन्न भाषा के जो बोलने वाले धर्मों को मानने वाले लोगों को सबको साथ लेकर चलने की जो परंपरा और विचारधारा कांग्रेस की, उसको लेकर के पार्टी अपने विचार को लेकर के लोगों के बीच में जाएगी तो निश्चित रूप से पार्टी के विचार को लोग पसंद करेंगे। देखिए, बंगाली समाज बेसिकली कांग्रेस का बुनियादी आधार रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने ही यहाँ शक्ति भारत में बंगाली समाज को जब विस्थापित होकर के आए थे तो उनको कांग्रेस ने जगह दी और कांग्रेस ने अपने गोद में बैठाने का काम किया। कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने भूमि भी आवंटित की, मकान बना के दिए। आज उसी तरह से कई जगहों के नाम भी 5 क्वार्टर, 10 क्वार्टर, 20 क्वार्टर जो नाम है शक्ति भारत में, ये सब कांग्रेस के समय में जो क्वार्टर मकान बना के दिए गए थे उसी के कारण से ये नाम है। तो उस समाज को, इन सब जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको ये बात समझाने की आवश्यकता है कि भाई शक्ति फार्म में आप लोगों को जो यहाँ हमने अपने साथ जोड़ा, अपने समाज के बीच में आपको अपने परिवार के रूप में माना, तो ये कांग्रेस की देन है। तो उनको उनकी पुरानी यादें याद ताजा करानी पड़ेगी और निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे। वहीं मसूरी में पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की ऐतिहासिक जीत की खुशी देखने को मिली। सोमवार को मसूरी के माल रोड पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मिठाई बांटकर साथ ही आतिशबाजी कर जोरदार जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी और भाजपा के समर्थन में नारेबाजी भी की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को जो आशीर्वाद दिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और भाजपा की विकासवादी नीतियों पर भरोसा करती है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग ये कहते थे कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है, उन्हें बंगाल और असम के नतीजों ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार जनता के विश्वास पर खरी उतर रही है और देश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चुनाव से पहले सरकार के आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे थे क्योंकि बंगाल के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो गया था, तृणमूल का गुंडा राज वहां पर चल रहा था, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। लेकिन ज्यादा चुनाव आयोग की शक्ति के बाद वहां का मतदाता, वहां का विशेषकर हिंदू वोटर जो डरा हुआ था, जो वोट नहीं डालता था, वोट डालने निकला और एक थम्मी की मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर मिली। जो लोग कहते थे कि मोदी जी का मैजिक समाप्त हो गया है, तो उन्होंने देख लिया कि मोदी जी का मैजिक बरकरार है। हमारे राजनीति के चाणक्य अमित शाह और नए अध्यक्ष नितिन नवीन की जोड़ी ने जो कमाल करके दिखाया, विकास के नाम पर
भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी और एक थम्बिंग मेजोरिटी हमें वहां पर मिली है। इसके लिए मैं बंगाल की जनता का आभार करता हूं। तो वास्तव में आज लोकतंत्र की वजह वहां पर भी है, मोदी जी के विकास मॉडल की वजह वहां पर भी है, और ये लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया। मोदी का मैजिक बरकरार है, बरकरार रहेगा, और जहां जहां भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। खंड के अंदर थम्बिंग मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है और उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से हो रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चुनाव में बीच में तो बताऊंगा, मैं जितनी बात बोलता हूँ, लेकिन इस बार मैंने कहा कि हर बार, और इस बार तो कुछ प्रभु की कृपा ऐसी होने वाली है कि पिछले सारे इतिहास टूटने वाले हैं। इसके लिए मसूरी की वहीं तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज में मानव वन्य जीव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते दिनों टांडा रेंज में जंगली हाथी ने हमला कर 72 घंटों के अंदर 2 पुरुषों समेत एक महिला को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं अगले दिन एक बार फिर टांडा रेंज के शाह पठानी खत्ते से टेम्पो में गेहूं लादकर लाल कुआं की ओर आ रहे टेम्पो पर जंगली हाथी ने हमला कर दिया। लेकिन गनीमत रही कि टेम्पो में सवार 3 लोग टेम्पो छोड़कर भाग गए, जिससे उनकी जान बच गई। हालांकि हाथी ने गेहूं की बोरियां तहस नहस कर दी, जिसके बाद से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। क्षेत्र में लगातार हो रही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के बाद आखिरकार तराई के केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज के अधिकारी गहरी नींद से जागे हैं और वन विभाग ने शाह पठानी खत्ते समेत आसपास के लोगों को जागरूक करते हुए जंगलों के नजदीक नहीं जाने की अपील की। साथ ही क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी गई है। ये हाथियों का मीटिंग पीरियड है, सहवास काल है, इसमें सहवास करते हैं, तो इस दौरान वो थोड़ा आक्रामक रहते हैं। उसी का परिणाम है कि ये 2 घटनाएं घटी, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। और हमारा पूरा प्रयास है कि जनता को जागरूक किया जाए कि वो जंगलों की तरफ अकेले न जाएं, और बहुत ही जरूरी है तो समूह में जाएं। इसी उद्देश्य से मैं स्वयं और मेरा पूरा स्टाफ फील्ड में लगा हुआ। अभी आप देख रहे हैं, मैं सावधानी खत्ते से आ रहा हूँ। लोगों को मैंने जागरूक किया, समझाया अगर हाथी रात में दिखाई देते हैं तो वो ढोल नगाड़ा बजा के भगाएं, या फिर अपने खत्तों के पास आग जला के रखें, सोलर लाइट का प्रयोग करें। ये है बचाव का तरीका। क्योंकि बड़ा जानवर है, इसको एकदम टेंपराइज नहीं किया जा सकता। अगर कोई टाइगर लेपर्ड होता है तो टेंपराइज करके बाहर ले जाते हैं, क्योंकि बड़ा जानवर है और आइडेंटिफाई भी नहीं है कौन है। झुंड में हाथी घूम रहे तो किसको हम टेंपराइज करेंगे। तो अभी यह है कि जनता को जागरूक करने का प्रयास है और वही कर रहे हैं, और ऊपर वाले चाहे तो ये अब इस तरह की दोबारा घटनाएं नहीं घटे। रात में एक दांत वाला हाथी है और उसके वीडियो भी हैं। जब घटना घटी उसमें भी तो लोगों ने देखा नहीं देखा, लेकिन उसके बाद उस क्षेत्र में 2-3 बार देखा गया, तो उसके हमारे स्टाफ ने भी वीडियो बनाया। एक दांत है उसका और पूरी तरह स्वस्थ है। क्यों उस तरह की हरकत हुई है, क्यों किया, वो समझ में नहीं आ रहा। बस वही है कि मीटिंग पीरियड चल रहा है, उसको अपनी मादा नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो थोड़ा आक्रामक। वहीं हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आया। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी 70 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 32 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया। जन सुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, बिजली, राशन अतिक्रमण, जलभराव और पेयजल जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। साथ ही 25 ग्राम पंचायतों के मिनी सचिवालयों के माध्यम से भी ग्रामीणों की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराई गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। देखिए, प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई की गई और इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इसमें जो हमने नई प्रक्रिया शुरू करी है, विभिन्न ग्राम पंचायतों से ग्राम प्रधान, वहाँ के पंचायत सेक्रेटरी और शिकायतकर्ता भी ऑनलाइन हमसे जुड़ते हैं। उस तरह से ऑनलाइन शिकायतें भी हमें प्राप्त होती हैं और साथ ही फिजिकली भी शिकायतकर्ता यहाँ पर आते हैं। कई शिकायतकर्ताओं को ऐसे भी रिलीफ मिलता है कि जो शिकायतें ऑनलाइन जो लोग बता रहे हैं उनको फिजिकली यहाँ तक नहीं आना पड़ता है, और अधिकारी भी क्योंकि वहाँ से हमारे जुड़े रहते हैं तो वो साथ ही साथ उसका निराकरण भी कर देते हैं। कुल मिला के सब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन शिकायत मिला के करीबन 70 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें से अधिकांश का निस्तारण भी कर दिया गया है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट से जिनके द्वारा पुरानी दी गई शिकायत पे कार्रवाई नहीं की गई थी, उनका रिव्यू किया जाएगा। अभी उनको बुलाया गया है और अगर उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
कुछ मुख्यतः जो शिकायतें आई हैं कुछ बिजली से रिलेटेड हैं, कुछ पेयजल से संबंधित शिकायतें हैं, पैमाइश से संबंधित शिकायतें हैं और साथ ही स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की बिल्डिंग आदि जल भराव जो बारिश हुई उसके संबंध में कुछ। वहीं हरिद्वार जनपद के बहादुराबाद क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल को बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर चंद मिनटों में पानी फेर दिया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी चोरी की बाइक की नंबर प्लेट मोड़कर उसकी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे थे और उसे बेचने के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने नहर पटरी पर घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। जांच में सामने आया कि यह बाइक हंस फाउंडेशन के बाहर से चोरी की गई थी। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे वाहन चोरी और नशे के खिलाफ अभियान के तहत की गई। पुलिस की इस सफलता से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। वहीं आम जनता ने राहत की सांस ली है। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी बड़े गिरोह से जुड़े हैं या नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल सहित 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। दिनेशपुर के मुख्य चौराहे पर ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की गई। वहीं नगर पंचायत दिनेशपुर से मुख्य चौराहे तक विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें कई भाजपा नेता शामिल हुए। वहीं इस मौके पर भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने कहा कि वहां की जनता ने घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकारते हुए राष्ट्रवाद और विकास के पक्ष में अपना जनादेश दिया और भाजपा कार्यकर्ताओं का बलिदान रंग लाया। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सनातन संस्कृति पर दमन करने का कार्य किया। टीएमसी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की है। साथ ही प्रदेश में मंत्री गुंजन सुखीजा ने उन शहीद कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष काबल सिंह विर्क ने कहा कि ममता बनर्जी ने वहां रह रहे हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया है, जिसका अंत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। वहीं इस जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। ममता बनर्जी को जितना अत्याचार उन्होंने किया है, कई हमारे हिंदुओं को, बंगाली जो भाइयों को, मुसलमान लोगों से इतनी बेरहमी से मरवाया, उसका आज अंत नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने कर दिया है। क्योंकि दिख रहा था परिवर्तन, क्योंकि जब अत्याचार होता है कोई ना कोई दूध बन के जाता है भगवान की तरफ से। तो इस अत्याचार को खत्म करने के लिए आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी गए हैं और आज वहाँ एक इतना बड़ा बहुमत से जीते हैं जो पूरी दुनिया देख रही है। पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय हासिल की है। पश्चिम बंगाल की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने किस प्रकार वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दमन करने का काम किया, किस प्रकार सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों का दमन करने का काम किया, उनको। वहीं उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री राम सिंह केड़ा के ऋषिकेश पहुंचने पर नगर निगम में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मंत्री का अभिनंदन करते हुए शहर में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक के दौरान ऋषिकेश के समग्र विकास को लेकर सार्थक चर्चा हुई। खासतौर पर स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, कूड़ा निस्तारण के आधुनिक तरीकों को अपनाने और स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा सड़कों के सुदृढ़ीकरण, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और आमजन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से मंथन किया गया। मंत्री राम सिंह केड़ा ने कहा कि ऋषिकेश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए यहाँ की नागरिक सुविधाएं विश्व स्तरीय स्तर पर होनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते लगातार वर्षा और बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे ज्यादातर क्षेत्रों में पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं अधड़ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली आफत बन गई है। खड़ी फसलों और आम लीची को तो नुकसान हो ही रहा है, आकाशीय बिजली मवेशियों के लिए भी काल बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन मौसम के तेवर तल्ख बने रह सकते हैं। पर्वतीय जिलों में अधड़ तेज बारिश और आकाशीय बिजली चमकने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन मौसम का मिजाज बदला रहा। पहाड़ से मैदान तक बादल मंडराते रहे। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में रात को हुई भारी बारिश से सड़कें तालाब बन गई। वहीं पहाड़ों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि दुश्वारी बढ़ा रही है। चारधाम समेत अन्य चोटियों पर सोमवार को हिमपात के
दौर देखने को मिले। साथ ही निचले इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे पहाड़ों में पारे में भारी गिरावट आई और सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम सुहावना हो गया है। अधिकतम तापमान पहाड़ों में 8 तो मैदानी क्षेत्रों में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। इस बीच पहाड़ों में जोरदार गरज के साथ आकाशीय बिजली भी दहशत का सबब बनी हुई है। वहीं हरिद्वार जिले में हरियाली पर लगातार हमला जारी है। भगवानपुर के तेलपुरा में 140 बीघा आम के बाग को उजाड़ने के बाद अब मंगलौर के अब्दुल कलाम चौक क्षेत्र में भी फलदार बागों को खत्म कर अवैध कॉलोनी बसाने का खेल शुरू हो गया है। सवाल यह है कि एचआरडीए और प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? ये तस्वीरें उन बागों की है जो कुछ समय पहले तक हरिद्वार के वातावरण को शुद्ध कर रहे थे। तेलपुरा में बड़े पैमाने पर आम के बाग काटे जाने के बाद अब मंगलौर क्षेत्र भी भू माफियाओं के निशाने पर है। अब्दुल कलाम चौक के पास स्थित आम के बागों को साफ कर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सत्ता संरक्षण के चलते माफिया बेखौफ होकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रशासन और एचआरडीए पर सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई के बावजूद अवैध निर्माण दोबारा कैसे शुरू हो जाता है। यदि पेड़ों की कटाई अवैध है तो अब तक दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तेलपुरा हो या मंगलौर, दोनों जगह एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रातों रात हरियाली खत्म और सुबह अवैध प्लॉटिंग। जो भवन विधि नियमों के विपरीत है, कोई भी भवन हो विपरीत है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार विगत माह भी रुड़की क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र में और हरिद्वार क्षेत्र में जो अवैध लेआउट्स थे उनको तोड़ा भी गया है। जो इस प्रकार से विधि विरुद्ध निर्माण थे उनको सील भी किया गया है। रुड़की क्षेत्र में हमारा रुड़की ऑफिस है, कार्यालय है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वहाँ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, तो उनके द्वारा ये देखा जा रहा है और उस क्षेत्र में लगातार कार्रवाई। वहीं पर्यटन सीजन के बीच मसूरी के झूलाघर स्थित चर्चित रेंजर झूले को नगरपालिका प्रशासन ने सुरक्षा मानकों का पालन न करने के आरोप में सील कर दिया है। कार्रवाई के बाद झूला संचालक और नगरपालिका प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर नियमों की अनदेखी और लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। नगरपालिका प्रशासन की ओर से झूलाघर पहुंचकर रेंजर झूले को अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया गया। पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव बसीन ने बताया कि झूला संचालक की तरफ से सुरक्षा के जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की शर्तों के अनुसार हर वर्ष भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रुड़की से झूले का तकनीकी परीक्षण कराकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने यह बताया कि झूले संचालक की तरफ से नगर पालिका को देय वार्षिक शुल्क भी जमा नहीं कराया गया। इस संबंध में कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पालिका प्रशासन का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए कार्रवाई करना जरूरी था। वहीं रेंजर झूला संचालक गौरव रावत ने नगर पालिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी IIT रुड़की को निरीक्षण के लिए पत्र नगर पालिका की तरफ से भेजा जाना था। देखिए, रेंजर झूला जो है उसके संबंध में जो संबंधित ठेकेदार थे उन्हें पूर्व में ही इसको सुरक्षा के दृष्टिगत बंद करने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि ये जो झूला है 2023 में स्थापित किया गया था और उसके पश्चात इसमें शर्त थी कि प्रत्येक वर्ष सुरक्षा के दृष्टिगत IIT रुड़की से इसका सेफ्टी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना है। इसके अलावा भी जो संबंधित ठेकेदार थे उनके द्वारा नगर पालिका को जो डिटेल्स देनी थी और जो पैसे देने थे हर साल वो भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके लिए उनको नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के प्रत्युत्तर में संबंधित व्यक्ति द्वारा 1 माह का समय मांगा गया था नोटिस के दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए, जिसमें हमारे द्वारा यही निर्देश दिए गए थे कि चूंकि ये जन सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और किसी भी प्रकार की कोई यदि दुर्घटना होती है तो उसमें नगर पालिका पूरी तरीके से जवाबदेह होगी और जब तक सेफ्टी सर्टिफिकेट सक्षम IIT रुड़की जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक मुझे लगता है इसका संचालन जो है वो कहीं ना कहीं जनता के जो सेफ्टी है उसके साथ खिलवाड़ होगा। तो इसीलिए जब संबंधित व्यक्ति द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो आज उसको जो है सील करने की कार्रवाई पालिका द्वारा की। देनदारी भी है कुछ? जी बिल्कुल, इनके द्वारा पूर्व में जो इनके साथ अनुबंध हुआ था, जो इनको पेमेंट करनी थी, उसमें भी कुछ धनराशि है जो संबंधित व्यक्ति द्वारा पे नहीं करी गई। वहीं भगवानपुर कोतवाली क्षेत्र के धीर मजरा गांव में देर शाम दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना को लेकर दोनों पक्ष अलग अलग कारण बता रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि विवाद 500 रुपए के लेन देन को लेकर हुआ, जबकि दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि झगड़े की वजह भेड़ चोरी का मामला है।
वहीं कुछ ग्रामीणों का दावा है कि मौके पर फायरिंग भी हुई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को काबू में किया। स्थानीय लोगों के अनुसार अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो घटना और गंभीर रूप ले सकती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। वहीं गांव के जिम्मेदार लोग आपसी सुलह कराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। व्यक्ति ने बना के बाद गोली भी चली, हमारे घेर पाने को उन लोगों ने वार किया। एक औरत आई, उन्होंने भी इल्जाम लगाना सोचा मेरे पर। उन्होंने मेरा बनियान पैड़ा बनिया उसने नीचे खींच लिया उसने मुझे। फिर मेरे भाइयों पर भी इन्हें पूछा बुलाओ ना। अब इनकी शायद मारपीट करी, बहुत ही बुरी तरीके से मारपीट कर इंटे चलाई उन्होंने। और फिर जब हम वहाँ से भाग भूगले बचकर, वो हमारे बच्चे आ गए थे, उन्होंने वो बच कर भागे। तो फिर इन्होंने क्या काम करा, हमारी वहाँ भेड़े बढ़ती है, वो 3-4 भेड़े उन्होंने निकाल दिखाए अब भी। और बाइकें खड़ी थी, मेरी स्कूटी खड़ी थी, मेरे भाई की बाइक खड़ी थी, वो तोड़ कर ध्वस्त कर दी, बिल्कुल उन्होंने पूरा कर दिया। अच्छा, बात झूठ है। देखो मैं तो गांव में रहता नहीं, मैं अपना काम करता हूँ ऋषिकेश। और मुझे पता लगे, सूचना आई मेरे पास कि रात के 1 बजे के टाइम मेरे पास फोन आया कि इन लोगों में शराब पीकर झगड़ा गया आपसी में। तो फिर यहाँ ये लोग थाने में आ गए। थाने में इनका मामला रखा गया, पक्ष में दोनों फैसलानामा हो चुका। तो ये साथ साथ दोनों पक्ष पहुँच गए। तो वहाँ फिर इन आपस में टकराव गया, उसी जगह उसी ठेप है, दारू पी कर टकरा गया। फिर दारू पीने के बाद इनमें मामला गया। ये ताऊजी चाचा जी हमारे गए हुए थे, ये अपने घेर पे गए थे। तो फिर जैसा झगड़ा हो गया ही, फिर ज़्यादा विवाद हो चुका। अच्छा, फायरिंग की मामला तो देखो वहाँ मौके पर तो नहीं थे, लेकिन सुना जा रहा है कि फायरिंग हुई, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में रविवार देर शाम माल रोड बैरियर पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब दिल्ली से आए एक पर्यटक ने प्रतिबंधित समय में माल रोड के अंदर वाहन ले जाने की जिद पकड़ ली। विवाद इतना बढ़ गया कि पर्यटक दंपति और स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट भी हो गई। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को स्थिति संभालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं दंपतियों के बीच जमकर गाली गलौज और लात घूसे चले। स्थानीय लोगों और पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों को अलग किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिल्ली से आया पर्यटक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माल रोड बैरियर पर पहुंचा था। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने उसे बताया कि प्रतिबंधित समय में माल रोड पर वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद है और वाहन को पार्किंग में खड़ा कर पैदल जाना होगा, लेकिन पर्यटक वाहन अंदर ले जाने की जिद पर अड़ गया। बताया जा रहा है कि पर्यटक ने बैरियर के पास ही वाहन खड़ा कर दिया और करीब 5.5 घंटे तक वहीं बैठा रहा, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। देर शाम कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंचे और सड़क से वाहन हटाने का अनुरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। खबर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से, जहां पूर्व ग्राम प्रधान मुकेश राणा को उत्तराखंड सरकार की तरफ से अनुसूचित जनजाति आयोग में सलाहकार बनाए जाने पर समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने फूल मालाओं से पूर्व ग्राम प्रधान मुकेश राणा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए अनुसूचित जनजाति समाज में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। वहीं इस मौके पर मुकेश राणा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि मुझे जो दायित्व मिला है उसे जनजाति समाज के विकास कार्यों को धरातल पर लाना ही उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने पूरे उत्तराखंड में रह रहे जनजाति समाज के लोगों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।